अभी का टॉपिक रहेगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो हैं, हमने पढ़ा आरबीसी। आरबीसी आर मैक्सिमम कंटेंट, दीज आर 99% ऑफ टोटल ब्लड, 99% होता। और दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा, दे आर ओनली अबाउट 1% ऑफ टोटल, ठीक है। तीसरी चीज जो यहां पे आती है, ये आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर क्या है, these are fragments of megakaryocytes, these are special cells of bone marrow, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। नॉन मैमल्स के केस में दीज आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। जो नॉन मैमल्स होते हैं, अगर फ्रॉग में मैं कहूंगा तो फ्रॉग में प्लेटलेट नहीं बोलूंगा, फ्रॉग में क्या बोलूंगा, थ्रोम्बोसाइट्स। तो दीज आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स इन नॉन मैमल्स, है ना। ये एक पॉइंट है कि जब भी थ्रोम्बोसाइट वर्ड आ रहा हो तो इसका रिलेशन किसके साथ में होता है, प्लेटलेट के साथ में होगा। डब्ल्यूबीसीज की बात करें, आरबीसीज की हम कर चुके थे, तो आरबीसीज 199% सेल थे, इसी की वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड है। अब डब्ल्यूबीसीज जो हैं, ये इनका जो वैल्यू है, देखो एनसीईआरटी में 6000 to 8000 ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आप देखते हो कि भी 6000 से 10000 तक भी जो वैल्यू होता है, 10000 तक, ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो जो अमाउंट है, जो नंबर है 6000 to 10000 पर mm मिलीमीटर क्यूब जो ब्लड है, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर जो अमाउंट है, दैट इज 6000 से 10000, 6000 to 10000, दिस इज द नंबर, ठीक है। अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप के हैं, या सिर्फ एक ही टाइप के हैं। तो डब्ल्यूबीसीज बेसिकली दे आर अंडर 2 कैटेगरीज, ये 2 कैटेगरीज में होते हैं। डब्ल्यूबीसीज आर अंडर 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, तो एक कैटेगरी है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी कैटेगरी है ए ग्रेन्युलोसाइट। वाई दे आर कॉल्ड ए ग्रेन्युलो एंड ग्रेन्युलो, एग्जैक्टली क्या है कि ग्रेन्युलोसाइट में जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे जिनको आप साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल कहोगे, और यहां पे ये ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, यहां पे ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। इसका कारण इससे क्या बनेगा कि जब हम इनको कलर करते हैं किसी डाई के साथ, तो ग्रेन्युलोसाइट में कलर आ जाएगा एंड दे आर बीइंग कलर्ड या कलरेटेड विद अ सर्टेन डाई, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ जाएगा ग्रेन्युलोसाइट। फर्दर 3 टाइप के होंगे, है ना। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो 2 टाइप्स के ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो कौन कौन से होंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। दूसरे क्या होते हैं, इओसिनोफिल्स, और तीसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होगा, ए ग्रेन्युलोसाइट होगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। So these are monocytes and lymphocytes. Now you can see there are 5 types of WBCs. WBCs are commonly known as leukocytes. ये बात भी पता होना चाहिए, इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनके अलग अलग
टाइप्स हैं तो अलग अलग इनका परसेंटेज भी होगा। टोटल WBCs के अंदर जो कि 6000 से 10000 के बीच में है, एनसीईआरटी में वैल्यू 6 से 8000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा कोई इस बारे में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो ये जो है बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, दीज आर द 5 टाइप्स। तो यहां पे एक न्यूमोनिक टेक्निक याद कर लेंगे। बेंजी एमएलए, ठीक है। तो BEN क्या है? बेसोफिल, इओसिनोफिल। जी मतलब ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और ये एग्रेन्युलोसाइट। ओके, तो इस तरह से मुझे याद हो जाता 5 तरीके के कौन से जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स 5 टाइप्स के कौन कौन है। बेसोफिल, चूंकि ये बेसिक डाई से कलर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? बेसोफिल। ये इओसिन, डाई से कलर होते हैं जो कि एसिडिक रहेगा, तो इनका नाम एसिडोफिल या इओसिनोफिल पड़ा। ये न्यूट्रल डाइज के साथ कलर प्रोवाइड करेंगे, तो दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स। यहां पे कोई कलर प्रोविजन नहीं है, यहां पे सिंपली हम क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं मोनोसाइट, और ये है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इस तरीके से जो लिम्फोसाइट है, फर्दर उसके बारे में एक बात आएगी, ये इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम से रिलेट करेंगे। वैसे तो इम्यून सिस्टम से सारे ही रिलेट करते हैं, सभी का काम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जो यहां पे आप देखोगे सेकेंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन डिफेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन, ये WBCs के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सिंपली कोई बाहर से पैथोजन आया, उस पैथोजन को क्या करेंगे, उस पैथोजन को कुछ WBCs डायरेक्टली इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, फैगोसाइटाइज कर लेते हैं। तो ये चीज क्या हुई? ये चीज जो है ये सेकेंड लाइन डिफेंस हुआ, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हुआ। लेकिन जब लिम्फोसाइट्स जो हैं एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड सिस्टम करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसको जो है बताते हैं कि भाई ये स्पेसिफिक डिफेंस है, ये थर्ड लाइन डिफेंस है। ठीक है, पहचान करके डिफेंस हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो WBC, ये ल्यूकोसाइट जो है, दे आर रिलेटेड टू सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इधर जो है लिम्फोसाइट्स की जब आप बात कर रहे हो, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स ये 2 तरीके के बन जाते हैं, है ना? कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दिस इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स हैं। अभी आगे समझते हैं कि भी और क्या आइडिया है इनके परसेंटेज वगैरह को क्या लेकर के है। तो आपको बता दूं कि बेसोफिल सबसे कम होते हैं, लीस्ट होते हैं। ये लीस्ट है, ठीक है, ये लीस्ट है। आप एनसीईआरटी में भी इसको देखोगे तो इनके नंबर्स के बारे में बात लिखी हुई है। ठीक है, तो जरा इसको मार्क करेंगे। इट इज 0.5% से लेके, मतलब आधा परसेंट से लेके 1% के बीच में वैल्यू है। बेसोफिल्स आर बिटवीन 0.5 to 1%। टोटल का लगभग 1%, आधा परसेंट से 1% ये होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नंबर होते हैं न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल मैक्सिमम है। ठीक है, न्यूट्रोफिल कितने होते हैं यहां पे? न्यूट्रोफिल आर मैक्सिमम, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक, तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज आप देखोगे, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल जो है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। न्यूट्रोफिल आप देख रहे हो मोस्ट अबेंडेंट है, और आप इनकी वैल्यू क्या लगाते हो? आप इसकी वैल्यू लगाते हो कि 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं। 60 से 65%, नोट कर लेंगे, 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक,
और बाकियों का नंबर कैसा है? बाकियों का नंबर आप देखोगे, जैसे मोनोसाइट आप इसके जस्ट बाद देख रहे हो, ये भी अपना 6 to 8% हो जाता है, 6 to 8% मोनोसाइट्स है, ठीक। और इधर आ जाते हैं इओसिनोफिल में, तो ये देखोगे 2 to 3% है, 2 to 3%, इट इज 2 to 3%। ओके, बाकी रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बच गया आपका जो है करीब 20 से 25% के अराउंड, तो वो आ जाएंगे आपके लिम्फोसाइट्स। समझ में आया? लिम्फोसाइट आपके लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। थर्ड लाइन डिफेंस के साथ में इसका रिलेशन है, यानी कि स्पेसिफिक डिफेंस के साथ इसका रिलेशन है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होते हैं, दीज बोथ मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, ये क्या काम करते हैं? फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। मतलब बाहर से आए पैथोजेंस को ये कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। जो पस आप देखते हो, चोट लग गई पस हो गया, तो पस क्या है? पस के अंदर किल्ड पैथोजेंस एज वेल एज डैमेज्ड डब्ल्यूबीसीज है, ठीक है। अब बेसोफिल, इओसिनोफिल, देखो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की बात हो चुकी, इनका काम क्या है वो समझ आ गया है हमें। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दीज आर द टू आइडियाज। इस पे थोड़ा सा डिटेल और बताऊंगा, लेकिन रफली मैंने आपको बता दिया कि भी स्पेसिफिक डिफेंस में काम करेगा। मतलब क्या काम करेगा? आपको कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, कोरोना वायरस के लिए डिफेंस बनेगी स्पेसिफिक डिफेंस। मतलब जो भी कोरोना का स्ट्रेन था, उस स्ट्रेन के साथ ही ये जो है वर्क करेगा। मतलब जो इसकी जो एंटीबॉडीज है, किसी दूसरे स्ट्रेन के साथ वो वर्क नहीं करते। मतलब दिस इज स्पेसिफिक डिफेंस। समझ में आ रही बात आपको? तो स्पेसिफिक डिफेंस का वर्किंग जो है थर्ड लाइन डिफेंस के साथ में लिम्फोसाइट के साथ है। थोड़ी सी डिटेल अलग से बताऊंगा इसकी अभी, लेकिन मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन समझ चुके हो। ये फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, और खास तौर से एक फंक्शन और शो करेंगे, ये डाइपिडेसिस। तो डाइपिडेसिस क्या है कि आरबीसीज के अंदर से क्रॉल करके बाहर निकल जाते हैं, जो साइट ऑफ एक्शन होती है। कुछ और बातें भी रिलेटेड है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इओसिनोफिल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए साथ में, है ना। हालांकि जो मटेरियल है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए वो अवेलेबल करवाते हैं आपके बेसोफिल्स। तो बेसोफिल क्या रिलीज करेगा ये बताना पड़ेगा एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसोफिल्स रिलीज एग्जैक्टली 3 चीजें बेसोफिल रिलीज करता होता है। हालांकि वो प्रोडक्ट्स दूसरे सोर्सेस से भी आते हैं और इससे भी आते हैं। तो यहां पे 3 प्रोडक्ट है हमारे। तो हिपैरिन क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट बेसोफिल रिलीज? नंबर 1 हिपैरिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, एंड नंबर 3 इज हिस्टामीन। इनके बारे में छोटी सी बात है, ये एंटीकोगुलेंट, ये तो हम जान रहे, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देगा। एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देगा, हिपैरिन है। एंड वी डिस्कस्ड इन एनालिड्स इट वाज हिरोडिन। हिरोडिन एनालिडा में था, समझे? हिरोडिन कहां पे था? एनालिडा में था। और हिरोडिन जो है वो क्या कर रहा था? हिरोडिन जो है वो भी एंटीकोगुलेंट था, वो उनके केस में था, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट बाकी कई और जगहों पे भी आप देखते हो, जैसे मॉस्किटोज में एनोफिलिन नाम का देखते हो, बट वो एंटीकोगुलेंट उनके डाइजेशन से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उनका रिलेशन है। इनका रिलेशन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हिपैरिन हमारे ब्लड में, ब्लड को, हमारे वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देगा। ओके, तो एंटीकोगुलेंट रिलीज कर। सेरोटोनिन क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर है बेटा, वैसो, ये ब्लड वेसल्स को नैरो करते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्टर्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे? नैरो कर देंगे। दे मेक ब्लड वेसल्स नैरो, ठीक है। हिस्टामीन क्या होता है? व्हाट इज हिस्टामीन? हिस्टामीन इज वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर बेटा,
वैसोकंस्ट्रिक्शन के अपोजिट वर्क करते हैं। मतलब यही यूं कहूं कि वैसोडाइलेटर वैसोकंस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट और वैसोकंस्ट्रिक्शन वैसोडाइलेटर के अगेंस्ट। सर्दियों में सेरोटोनिन ज्यादा होगा, ठीक है, और गर्मियों में वैसोडाइलेटर ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि सर्दियों के अंदर आपका सप्लाई थोड़ा शार्प होना चाहिए, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहे, इस बात को लेकर के। यस, समझ आ गई बात आपको? तो दिस इज द वैसोडाइलेटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड हेपेरिन। दीज आर थ्री प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से रिलीज होते हैं, कहां से रिलीज होते हैं? बेसोफिल से रिलीज होते हैं। दे आर रिलीज फ्रॉम बेसोफिल। यस, समझ आ गया? तो ये बेसोफिल से रिलीज होते हैं और इओसिनोफिल का रिलेशन एलर्जिक रिएक्शंस के साथ भी है, ठीक है। अगर आपके ब्लड के अंदर जो है इओसिनोफिल बढ़ रहे हैं तो ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बढ़ा देंगे। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज एलर्जिक रिएक्शन? तो एलर्जिक रिएक्शन में वैसोडाइलेटर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और आप ये समझोगे कि जिसको आप एलर्जिक रिएक्शन कह रहे हो, कुछ हद तक हम उसे एक दूसरा नाम और देते हैं, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। एलर्जी जब होती है तब इन्फ्लेमेशन रिएक्शन भी आता है ना। नॉर्मली भी इन्फ्लेमेशन रिएक्शन आती है जब चोट लग गई आपको, तो रेडनेस, पेन और स्वेलिंग एंड राइज इन टेम्परेचर, ये जो एक्टिविटी होती है उस एरिया में, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो WBCs के फंक्शंस होते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस में, वो कई तरीके से रोल प्ले करता है। तो अभी बताऊंगा आपको कि भाई ये कैसे रोल प्ले करेंगे, सेकेंड लाइन डिफेंस में रोल और थर्ड लाइन डिफेंस में रोल। इसका जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे, बट जो डिटेल है वो +2 में आपके सिलेबस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई अभी? तो अब देखते हैं कि रोल ऑफ, और उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला काम दूंगा मैं इसमें, और जैसे ये कर लोगे आपका ये टॉपिक जो है WBCs का डिटेल कवर अप हो जाएगी। थोड़ा एक आध डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, जो डायग्राम इन ब्लड वेसल्स के दिए, ब्लड कॉर्पस्कल्स के दिए हुए हैं, वो ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में जो डायग्राम है वो यहीं से पिक करके दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा लिम्फोसाइट है, कौन सा मोनोसाइट है, तो बुक के जो डायग्राम्स है वो हम कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो ना, इसमें अलग अलग तरीके के दीज वन, ठीक है। तो जैसे क्या देख रहे हो कि इसमें इओसिनोफिल है ना, बिल्कुल अलग सा, ये तो पता ही लग रहा है हमें। इओसिनोफिल में हेडफोन जैसा दिख रहा है ना। स्ट्रक्चर की बात करो तो बुक में देखो, बुक के अंदर इओसिनोफिल कैसा दिख रहा है। इओसिनोफिल का डायग्राम बड़ा कॉमनली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो ये जो न्यूक्लियस है, दे आर कनेक्टेड बाय, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। दिस इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस, किसमें? इओसिनोफिल में। बेसोफिल, अब देखो वहां तो जो प्रिंट में आएगा ब्लैक एंड व्हाइट छपेगा, तो कलर से तो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ठीक है। यहीं से आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब बेसोफिल्स में आप क्या देख रहे हो? बेसोफिल्स हैं आपको इस तरह छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। और इसी तरह न्यूट्रोफिल देख रहे हो, तो न्यूट्रोफिल में आपको जो है, और मोनोसाइट में थोड़ा सा मल्टी लोब से दिख रहे हैं आपको, है ना। तो नैरो टाइप का केस है। इस तरह की न्यूक्लियस है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये किस में दिख रहा है? न्यूट्रोफिल्स में दिख रहा है। और मोनोसाइट में थोड़ा सा, यहां आपको समझने में थोड़ी तकलीफ रह सकती है अगर अकेला डायग्राम दिया जाए, ठीक है। तो मोनोसाइट थोड़े बड़े सेल्स हैं, इनको बिग ईटर्स भी कहा जाता है, लेकिन बिग का पता तब चलेगा जब कंपैरिजन में कोई दूसरा दिया हुआ हो या ज्यादा डायग्राम दिए हो। तो बड़े क्लियर कट आपको जो है डायग्राम, मतलब आपको 3 जो बाद वाले हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, जबकि अलग अलग दे रखे हो। क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन उठाएंगे वो आपके इसी बुक से उठाएंगे, और इसमें डायग्राम का क्लैरिफिकेशन कई बार थोड़ा सा कम है। बट आपका इओसिनोफिल और बेसोफिल वो इजीली आइडेंटिफिकेशन में, ओके। बुक से थोड़ा देख के रखेंगे इसको कि भी किस तरह
तो कोशिश करेंगे अगर इकट्ठा आ गया तब तो आप बता ही दोगे कौन कौन से सेल हैं, लेकिन अकेला कोई पूछेंगे तब थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। अब जो है ये देख लो कि रोल ऑफ WBC इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, रोल ऑफ WBC इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बेटा ये कैसे है? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, दिस इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी से भी ये इंगल्फ कर लेंगे, किसी को भी ये डैमेज करेंगे, कोई भी पैथोजन को, मतलब बिना आइडेंटिफिकेशन के। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक होता है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर को ही किल कर पाते हैं, दूसरे को किल नहीं कर पाते, जिसका एंटीबॉडी नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सा क्या रोल है? जैसे इसमें आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है ये रिस्पॉन्स है, मतलब किसी पैथोजन को निगल लेना, उसे खा लेना, उसे डाइजेस्ट कर लेना। दूसरी बात जो आती है यहां पे, एक और आइडिया इसमें आता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन वैसो डायलेशन, और ये कॉज किससे होता है? कॉज बाय हिस्टामीन। ठीक है, हिस्टामीन इसको करेगा, और हिस्टामीन के सोर्स जो है एक तो यही रहता है बेसोफिल आपका, दूसरा मास्ट सेल्स होते हैं। हिस्टामीन कहां से आता है? फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स, और साथ में जो है बेसोफिल्स के साथ में आएगा। ठीक है, मास्ट सेल कहोगे कौन से हैं? तो टिश्यूज के बीच में ही होते हैं, जब कोई इंजरी होती है तब यहां से हिस्टामिन रिलीज होता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, पेन, swelling and rise in temperature। उस जगह पे टेम्परेचर भी राइज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा। इस सारे रिएक्शन को क्या कहते हो? इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कहते हो। और ये किसको फैसिलिटेट करती है? फैसिलिटेट वैसोडाइलेशन, मतलब फैसिलिटेट वैसोडाइलेशन। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद WBC क्रॉल करके उस साइट पे पहुंच जाती है जहां पे इंफेक्शन हो रखा है। ठीक है, फैसिलिटेट डायपिडेसिस। डू यू नो दिस डायपिडेसिस? डायपिडेसिस क्या होता है? क्रॉलिंग ऑफ, जल्दी जल्दी इसको लिखते भी जाएंगे साथ में, क्रॉलिंग ऑफ फैगोसाइट्स, फैगोसाइटिक WBC across कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल के अक्रॉस जो क्रॉलिंग होती है, मूवमेंट होती है WBCs की, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डायपिडेसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डायपिडेसिस, इट इज डायपिडेसिस। ठीक है, क्रॉलिंग ऑफ WBCs। ठीक है, किसके थ्रू? थ्रू इंटर सेल्यूलर स्पेस। कैपिलरीज में इंटरसेल्यूलर स्पेस खुल जाएगा। हिस्टामीन क्या करेगी? हिस्टामीन विल डू वैसोडाइलेशन। क्या करेगी? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन होते ही बीच में से स्पेस हो गई, स्पेस के अंदर से क्रॉल करके जाएंगे और जहां चोट लगी है उस वाले साइट पे जाकर के ये उस पैथोजन को खा लेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई एंटीसेप्टिक नहीं लगाया है तो वहां पे पस आपको 2-1 दिन में देखने को मिलेगा। इट मींस कि आपके जो
इम्यून सिस्टम के सेकेंड लाइन डिफेंस ने काम किया था। ठीक है, रेडनेस क्यों हो गई? क्योंकि वाइड हो गए ब्लड वेसल, तो ब्लड का फ्लो बढ़ गया उस इलाके में। ठीक है, जैसे चोट लगती है तो स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आई स्वेलिंग? क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ा। ब्लड का फ्लो क्यों बढ़ा? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हुआ था। हिस्टामिन से ब्लड का फ्लो बढ़ा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वेसोडाइलेशन हुई थी। वेसोडाइलेशन हुई तो रेडनेस हो गई, पेन हुआ, चूंकि स्ट्रेच बढ़ गया वहां पे, और आपके नर्व्स बता रहे हैं फ्री नर्व एंडिंग कि आपको जो है कहीं कोई इंजरी हुई है। तो ये इज अलार्मिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। स्वेलिंग कैसे हो गई? भाई स्वेलिंग इसलिए हो गई क्योंकि जब वाइडनिंग हुई तो प्लाज्मा भी फ्लो करके टिश्यू के बीच में आ चुका है ना। टिश्यू के बीच में आईएफ होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना बीच में सेल्स में, तो उसकी अमाउंट बढ़ गई, प्लाज्मा बढ़ गया, तो ये बढ़ गया आपका। यस, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इसके इस वजह से स्वेलिंग हुई। राइज इन टेम्परेचर, ये सिम्टम है बॉडी का कि भाई जब पैथोजेंस बॉडी में होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर को राइज कर दिया जाता है ताकि पैथोजेंस किल हो सके। ठीक है, तो दीज ऑल फोर एक्टिविटीज दीज डिटरमाइन कि क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, दिस इज द सिम्टम्स, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। तो पहली चीज हुई फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस डायरेक्ट भी होता है, इन्फ्लेमेशन के थ्रू भी ये फैसिलिटेट होगा। तीसरी चीज है फीवर। बेटा जी, फीवर जो है ये आना अच्छी बात रहती है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो और फीवर एक आध दिन के लिए थोड़ा हो तो उसे बिना मेडिसिन के भी देखा जा सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपके काम कर रहा है और वो आपके जो पैथोजन से उन्हें किल कर देगा। तो फीवर का फायदा क्या? राइज इन टेम्परेचर, इट इज राइजिंग टेम्परेचर। पैथोजेंस दे लिव गुड ऑन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दूं तो 1 डिग्री बढ़ा दूं तो क्या होगा कि वो पैथोजेंस किल होने शुरू हो जाएंगे। तो पैथोजेंस फीवर जो है कॉज होता है, कॉज बाय पायरोजेंस, PYROGENS, पायरोजेंस रिलीज्ड बाय WBC itself। ठीक है, पायरोजन एंटीपायरेटिक ड्रग्स सुनी है आपने, मेडिसिन। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल लेते हैं तो एंटीपायरेटिक है क्योंकि फीवर कम करने वाला। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर होता है। ठीक है, कभी भी आप देखोगे एनाल्जेसिक मेडिसिन इज फॉर, जैसे ब्रूफेन है वो पेन किलर है। ठीक है, और इधर जो है ये क्या है? एंटीपायरेटिक। क्या होगा? एंटीपायरेटिक जो है बुखार कम करेगा। तो हम बुखार कम क्यों करें जब बुखार से हमें फायदा हो रहा है? अगर लगातार फीवर होते जा रहा है देन इट मे कॉज डैमेज टू योर रेगुलर मेटाबॉलिक सिस्टम। तब आपको मेडिसिन लेकर के उसे कंट्रोल करने की जरूरत है इफ इट इज गोइंग अबव। इसका मतलब ये कि वो फीवर के कंट्रोल में नहीं आ रहे पैथोजेंस, फीवर से सही नहीं होने वाले हैं जल्दी से। इसके फीवर की वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को लॉस होने लगेगा, देन यू मे गो फॉर मेडिसिन, है ना। विद इन 1-2 डेज जो है, एक आध दिन तक इस चीज को देखा जा सकता है, ज्यादा वाटर कंज्यूम करके और फीवर को आउट फैक्टर्स के थ्रू वाटर के साथ जो है रिड्यूस करके, तो ये हो सकता है सही। लेकिन फीवर तीसरा तरीका हुआ। पैथोजन पहले आपको फेगोसाइटोसिस से हम सेकेंड लाइन डिफेंस काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन से करते हैं, और तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? फीवर से बॉडी जो है रिलीज करती। फीवर से क्या करती है? फीवर से अपना जो है पैथोजेंस को किल करती है। चौथे नंबर पे आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, एवीपीज, एंटीवायरल प्रोटीन्स, यानी कि इंटरफेरॉन्स, INTERFERONS, इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? इंटरफेरॉन्स आर एंटी वायरल proteins, these are antiviral proteins. Interferons are antiviral proteins, these are antiviral proteins, AVPs। एंटीवायरल प्रोटीन कौन रिलीज करेगा? कौन रिलीज करेगा? एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज करेंगे वो सेल्स जो इन्फेक्टेड है। तो ये हालांकि WBC रिलेटेड नहीं है,
एंड एवीपी जो है दीज आर नॉट डब्ल्यूबीसी रिलेटेड, बट ये जो है क्या होता है कि जो सेल इन्फेक्टेड होती वायरस से वो एवीपी रिलीज करती है ताकि पड़ोसी सेल इन्फेक्टेड ना हो। तो ये जो एवीपी वाला सिस्टम है ये हमारा डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी से रिलेट नहीं कर रहा, बट ये वाले जो है बाकी सब डब्ल्यूबीसी से रिलेट कर रहे हैं। एक और सिस्टम होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, वो भी डायरेक्टली जो है डब्ल्यूबीसी से रिलेट नहीं करता। तो दीज आर द वेज, सीधे सीधे ये डायरेक्ट 3 वेज है जिससे आप देख रहे हो कि डब्ल्यूबीसी सेकंड लाइन डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस काम करते हैं। तीसरा एक इंट्रोडक्शन थर्ड लाइन डिफेंस का समझते हैं कि तीसरे लेवल में कौन क्या काम कर रहा है। देखते हैं जरा कि भाई जो इट इज बेस्ड अपॉन लिम्फोसाइट्स। हमने पांचवें तरीके के एंटीबॉडीज यहां पर देखे, पांचवें तरीके के डब्ल्यूबीसी देखे। लिम्फोसाइट्स, तो दीज आर लिम्फोसाइट्स, ये है लिम्फोसाइट्स। ओके, तो लिम्फोसाइट्स दो तरीके के हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दीज आर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये बेटा बी लिम्फोसाइट क्यों दिया? बिकॉज these mature कहां? These mature in bone marrow, आरबीएम के अंदर डेवलप हो रहे हैं। और ये कहां पे मैच्योर इन थाइमस। तो T स्टैंड्स फॉर थाइमस, B स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? बट दोनों ही, ये दोनों ही बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। इन बोन मैरो, दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। ओके, टी लिम्फोसाइट फर्दर टाइप्स का हो सकता है, होगा। कौन कौन सा? हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, दीज आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। अलग अलग का काम है। बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उसे कौन पहचानता है? हेल्पर टी सेल आइडेंटिफिकेशन करेगा। नया पैथोजन को कौन पहचानेगा? जैसे कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो उसे किसने पहचाना? हेल्पर टी सेल ने। ये हेल्पर टी सेल्स केमिकल मैसेजेस डिलीवर करेंगे एंड मैसेजेस कौन रिसीव करेगा? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा और बना लेगा प्लाज्मा सेल्स। इट विल मेक प्लाज्मा सेल्स। क्या बना लेगा ये? प्लाज्मा सेल्स बना लेगा। ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स विल रिलीज, दीज विल रिलीज, ये क्या रिलीज कर लेंगे? ये रिलीज करेंगे एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। दे रिलीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। मतलब अगर कोरोना का अल्फा स्ट्रेन है तो अल्फा स्ट्रेन के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो गए। बीटा स्ट्रेन आएगा तो अल्फा, ये अल्फा वाले उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बीटा से पहले बीमार होना पड़ेगा या उसकी वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ओके, तो वैक्सीन्स अक्सर क्या करती हैं? वैक्सीन्स बॉडी में या तो एंटीबॉडीज बनाती हैं या कई बार हम बने हुए एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे स्नेक बाइट के केस में हम लोग एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने एंटीवेनम पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये जो दो आइडियाज मैंने दिए, तो दीज आर इंट्रोडक्टरी आइडियाज ऑफ इम्यून सिस्टम, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन डिफेंस, एंड दीज आर इन सिलेबस ऑफ 12th क्लास। +2 में ये डिस्कशन होगी डिटेल में। इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी से रिलेट करता है और ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो रहता है। डब्ल्यूबीसी बेस्ड जो इम्यून सिस्टम है उसको ह्यूमरल इम्यून सिस्टम भी कहा जाएगा। ओके,
तो यहां पे आया WBCs का प्रोफाइल। अब यहां पे रिलेटेड दो आइडियाज मेरे पास हैं जिस पे आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चन है छोटा सा, और पहले मैं आइडिया दे दूं, उसके बाद में हम उस पर बात करेंगे। हम लोग रिपोर्ट्स में, ब्लड रिपोर्ट में दो चीजें सुनते हैं, एक तो TLC सुनते हैं और दूसरा क्या सुनते हैं, TLC सुनते हैं। TLC और DLC। TLC सुनेंगे एंड नेक्स्ट वन इज DLC। तो व्हाट इज TLC एंड DLC ये समझेंगे और उसके बाद में कुछ कैलकुलेशन देंगे। TLC, व्हाट इज TLC एंड व्हाट इज DLC। देखो ऐसा है, ब्लड की जो सेल्स हैं उनको आपने अगर क्या करना है, उनको कैलकुलेट करना है। RBCs को कैलकुलेट करना है या WBCs को करना है, ठीक है। तो एक डिवाइस है, आप यूज करोगे हीमोसाइटोमीटर। क्या यूज करेंगे, हीमोसाइटोमीटर। हालांकि आजकल लैब्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक सारे डिवाइस हैं, उसमें उस तरीके से हम ट्रेडिशनल तरीके से चेक नहीं करते। अदरवाइज इट वाज अंडर माइक्रोस्कोप, हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये डिवाइस वहां अंडर माइक्रोस्कोप यूज होता था और हम बोलते थे हीमोसाइटोमीटर है। हीमोसाइटोमीटर से हमारा पूरा प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं, ठीक है। इतनी बात ही पता रहनी चाहिए। RBCs का नंबर एरिथ्रोसाइट काउंट है इसका ल्यूकोसाइट, बिकॉज यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट होते हैं, तो हम एक अलग अलग निकालते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और टोटल WBC निकालना हो मुझे तो मैं क्या करूंगा, इट इज TLC, दिस इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC। डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। बेटे अलग अलग तरीके से निकालना हो, मतलब इट इज तो ये डिफरेंशियल निकलेगा कि हाउ मच परसेंटेज। आपने ब्लड सैंपल लिया, अपना ब्लड चेक कराया, तो उसमें आपको जो है वैल्यूज, अगर हेल्दी कोई बीमारी की कंडीशन नहीं है तो आपकी वैल्यूज उस रेंज में आएंगी जो हमने लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यही था ना जी, ये पांचों थे, ठीक है। अब ये परसेंटेज वाइज होते हैं, है ना, परसेंटेज वाइज होते हैं। जैसे इसकी हायर रेंज जो है 1% है, इसकी हायर रेंज 3% है, इसकी हायर रेंज 65% है, इसकी जो इधर मोनोसाइट का जो है इट इज 25%, एंड लिम्फोसाइट जो है ये कितना था, करीब मोनो ज्यादा था, है ना। मोनोसाइट कितना था, बोलो जरा। बेसोफिल 1% है हायर साइट, इओसिनोफिल 3% है, न्यूट्रोफिल 65% है, और ये 8 to 10% है, 6 to 8% है ना। ये 8% में हायर साइड मान लेता हूं, और ये 25% है। ये हायर साइड वैल्यूज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अब मान लिया मैं देखता हूं कि एक पेशेंट है जिसका TLC, if the value of TLC is 10,000, मैंने हायर साइड वैल्यू मुझे मिली यहां पे, ठीक है। तो यहां पे TLC 1000 हो गया, तो हायर साइड वैल्यू से what will be the DLC, what will be the DLC। तो DLC में क्या निकला, इसकी वैल्यू आएगी 100, यहां पे आएगी 300, यहां पे आएगी 6500। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इस तरीके से। यहां पे आएगा 800 और इसमें आएगी 2500, ठीक है। तो लगभग इस तरह की वैल्यूज आपको, ये जो 10,000 में अलग अलग फ्रैक्शन निकला, दिस इज कॉल्ड DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। दिस इज जस्ट एग्जांपल,
एग्जाम्पल है, मैंने सारी वैल्यू हायर साइड वाली यहां पे पकड़ी है, ठीक है। तो इतने से इतने के बीच रेंज लिखा होता है, आपके पास रिपोर्ट आती है, आप ब्लड रिपोर्ट लेते हो तो उसमें रेंज लिखी रहती है भी इतना होना चाहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट भी हमने देखा, हीमोग्लोबिनोमीटर से चेक करते हैं कितना है हीमोग्लोबिन। गर्ल्स में अक्सर जो है हीमोग्लोबिन कम मिल जाता है ना, कोई 10-12% मिल जाएगा, किसी को 6-7 भी मिल जाएगा, लेकिन रियल जो सही रेंज है वो 14 के करीब रहना चाहिए, 14 से 15 के बीच में रहना चाहिए, तब जाके हेल्दी वाला काउंट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया। लास्ट में प्लेटलेट में कोई खास डिटेल नहीं है उतना, हमने कहा था कि प्लेटलेट्स आर जस्ट, वो क्या है, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, और नंबर कितना होता है उनका, प्लेटलेट काउंट क्या होता है। तो प्लेटलेट काउंट जो है देखोगे आप, प्लेटलेट काउंट है ये करीब 1.5 लाख से लेके और 3 लाख के बीच में वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। 3.5 भी आप कह सकते हो, ये रेंज ऑलमोस्ट ये रहती है, ठीक है। अगर इससे कम होती है, इफ वैल्यू इज लेस वैल्यू, द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, ठीक है। एक डिजीज होती है आईटीपी, आईटीपी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर वैल्यू कम हुई प्लेटलेट्स की तो ब्लड के जमने में दिक्कत आती है, उसकी क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ये जो इधर प्लेटलेट्स होती हैं, दीज आर रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, दीज आर रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग का भी सिस्टम आएगा, तो वी विल बी डिस्कसिंग ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ठीक है। तो प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा तो डिजीज्ड कंडीशन है, ओके, और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज का नंबर अगर बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया कहते हैं, और ल्यूकेमिया इज अ कंडीशन ऑफ ब्लड कैंसर, उसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर एक्सट्रीमली राइज कर रहा है, ठीक है। हम बात करें प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट का कम पे एक डिजीज है, उधर ज्यादा पे एक बीमारी है जिसको ब्लड कैंसर कहा जाएगा। और क्या मार्जिन में कहीं पे ऊपर ये लिख लो आप, या डब्ल्यूबीसी के साथ लिख लो, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, इट इज, ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। एबनॉर्मल राइज, एबनॉर्मल कांस्टेंट राइज इन डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया की कंडीशन रह जाएगी, इट इज ल्यूकेमिया, ओके। तो डब्ल्यूबीसी हुआ और आरबीसी हुआ, ये दो हमारे जो डिटेल्स हैं ये कवर अप होती हैं इसमें। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो ब्लड ग्रुप्स और इनहेरिटेंस का रहेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप कैसे बॉडी में इनहेरिट होते हैं, ब्लड कैसे जो है पर्टिकुलर बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है कैसे डिटरमाइन होता है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के साथ में ABO सिस्टम क्या है, तो इट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। अभी फिलहाल का जो डिस्कशन है इसे एक बार NCERT से भी रिवाइज कर लेंगे, और जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, ठीक है। और जो डिटेल्स मैंने आपको बताई इट इज रिलेटेड टू सेकेंड और थर्ड लाइन डिफेंस, तो इस मतलब इस आइडिया को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप्स।